हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशन। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट एंड डी ट्रिपल एस बी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको बताना है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की जो 2 फेमस साड़ियाँ हैं वो कौन सी, वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी या कलमकारी और कंथा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पोचमपल्ली और कलमकारी। ये आंध्र प्रदेश की 2 फेमस साड़ियाँ हैं। ठीक है, जो पोचमपल्ली है ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये क्या है, इससे जो आपका पोचमपल्ली है ये है एक शहर है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का एक शहर है, जिसे क्या सिल्क, भारत की सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। या भी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की सिल्क सिटी कौन सी है, तो पोचमपल्ली है। यहाँ पे क्या रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और नेक्स्ट जो आपका है कलमकारी। देखिए कलमकारी क्या, इसमें कलम की सहायता से कॉटन कपड़े पे पेंटिंग या डिज़ाइन की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पोचमपल्ली और कलमकारी, जो कि आंध्र प्रदेश की 2 फेमस साड़ियाँ हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है, वैसे तो आंध्र प्रदेश में पड़ता था, पर अब ये आपका पड़ता है तेलंगाना में, याद रखिएगा, तेलंगाना में, अब ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 32 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आपका दे रखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो इसमें आपका है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दे रखा है। और अनुच्छेद 25 में आपका दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। और आपका अनुच्छेद 32 में क्या है, इसमें आपका दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपका अगर आपसे पूछ लेते हैं कि संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं, तो अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा बोलते हैं। और ये आप बोला है संविधान की आत्मा किसने बोला है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, तो अब आपको 4 ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपसे कोई भी ऑप्शन पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 14 में आपका दे रखा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में दे रखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में तो आपको बता ही दिया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इससे अनुच्छेद 32 को क्या संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि संविधान की आत्मा किसने बोला है अनुच्छेद 32 को, तो BR अम्बेडकर जी ने बोला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेड़ के तंत्रों में से प्रारूह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, तो आपका बताना है जो पेड़ का प्रारूह तंत्र होता है, जो प्रारूह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए प्रारूह होता क्या है। कि जो पौधा होता है जो ज़मीन के बाहर का जो ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है, उसे प्रारूह बोलते हैं। प्रारूह यानी कि शूट बोलते हैं, शूट बोलते हैं। इसमें क्या हर चीज़ आ जाती है, जैसे कि फल, फूल, पत्ती, शाखाएं, जो भी मतलब ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के बाहर जो भी हिस्सा निकला होता है वो प्रारूह में आ जाता है, शूट में आ जाता है। चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्ती हो, शाखाएं हो, कुछ भी हो, वो क्या है, प्रारूह कहलाता है। तो आपको बताना है कि इसमें जो कौन सा विकल्प असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रारूह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, ये राइट आंसर है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो प्रारूह होता है वो सदा पेड़ के मतलब सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फूल, फल व पत्ती आती हैं, ये भी सही है, इसमें फल, फूल, पत्तियाँ भी आती हैं। नेक्स्ट है इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, ये थर्ड वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि
जो हमारा क्या है, इसमें बोल दिया है कि तना शाखाएं सम्मिलित नहीं होती हैं, बल्कि तना शाखाएं भी हमारे प्रारूप में आती हैं। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह पौधे से बाहर निकला हुआ भाग होता है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा असत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मिलाना है कि ये आपके दे रखे हैं, वास स्थान दे रखे हैं और ये संबंधित जंतु दे रखे हैं, मतलब कि कौन से जंतु कहाँ पे रहते हैं, स्थल में, मरुस्थली में, जली में या वायुवी में। तो क्या है, आपसे पूछा कि स्थल में यानी कि स्थली में कौन से जंतु रहते हैं, चूहा, छिपकली, स्पंज या ट्रैको। तो स्थली में आपका चूहा रहता है, ये तो सही मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मरुस्थली आपका छिपकली, ये भी सही है। जलीय स्पंज, ये भी सही है। और वायुवी ड्रैको। तो यानी कि सारे आपके सही मिले हुए दे रखे हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, यानी कि जो फीवर यानी कि बुखार में सबसे ज़्यादा कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, बुफ्रेन, बी कॉम्प्लेक्स या पैरासीटामोल या लिव 52। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला पैरासीटामोल, जो सबसे ज़्यादा क्या है फीवर में यूज़ की जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी बुफ्रेन है ये भी क्या है, ये भी दर्द निवारक है, दर्द निवारक और ज्वरनाशक दोनों है। ठीक है, ये दर्द निवारक और ज्वरनाशक दोनों है। पर आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कौन सी प्रयोग की जाती है, तो पैरासीटामोल। और आपकी जो लिव 52 है ये क्या है, लीवर के लिए यूज़ होती है, लीवर में कोई जो भी प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। आपको बताना जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यानी लंबा दिन किस दिन होता है, 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर के, 22 दिसंबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 22 दिसंबर को। ठीक है, देखिए दक्षिण गोलार्ध में अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो बस 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। ठीक है, और आपका मकर रेखा पर क्या है, सूर्य जो है लंबवत चमकता है, इस वजह से क्या है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और अगर आपसे पूछ लेते उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन कैसा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए मेला दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा मेला किस राज्य का है। तो अंबाजी मेला गुजरात, ये आपका राइट है, क्योंकि जो अंबाजी मेला है वो गुजरात में ही लगता है। और माघ मेला उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, क्योंकि माघ मेला कहाँ आपका उत्तर प्रदेश में लगता है। और नैना देवी मेला असम। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका सही नहीं मिला हुआ है, क्योंकि जो नैना देवी मेला है ये आपका असम में नहीं लगता है, बल्कि ये आपका लगता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही थर्ड वाला हो जाएगा। और आपका बनेश्वर मेला राजस्थान, ये भी सही है। ठीक है, ये आपका राजस्थान में ही लगता है। तो आपका कौन सा सही नहीं मिला हुआ, तो आपका थर्ड वाला सही नहीं मिला हुआ, क्योंकि नैना देवी मेला असम में नहीं लगता बल्कि हिमाचल प्रदेश में लगता है। अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है, आपको बताना है कि अल बरूनी किस देश से आया था, उज़्बेकिस्तान से, ओमान से, अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से। ठीक है, तो आपका जो अल बरूनी है वो आपका उज़्बेकिस्तान से आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, उज़्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, और अल बरूनी अगर देखिए अल बरूनी जो आपका था ये महमूद गजनवी के साथ आया था, भारत आया था। ठीक है, जो आपका अल बरूनी है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक, और जो कि कहाँ का था, उज़्बेकिस्तान का था। और इसने एक पुस्तक की भी रचना की थी, वो पुस्तक है आपकी तारीख़ हिंद। इसकी जो है रचना की थी अल बरूनी ने की थी। ठीक है, किसने की थी, अल बरूनी ने की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। देखिए आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, 12,
18, 20 या 22। ठीक है, तो जो आपका राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, जो कि विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता तथा खेल से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा 12। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मूली, शलजम, गाजर आदि किसके उदाहरण हैं? आपको बताना है कि मूली, शलजम, गाजर क्या है? जड़ है, तना है, अब स्तंभ जड़ें हैं या शल्क पत्र हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला जड़। जो मूली, शलजम, गाजर है वो क्या है? आपका जड़ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाढ़ से समुद्रित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? आपको बताना है कि बाढ़ से समुद्रित पौधे जो है वो मर क्यों जाते हैं। ठीक है, देखिए जब बाढ़ से समुद्रित जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? श्वसन क्रिया रुक जाती है। ठीक, और जब उनकी श्वसन क्रिया रुक जाती है तो उनमें वृद्धि भी रुक जाती है, जिस कारण से वे धीरे धीरे मर जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मूल में श्वसन रुक जाता है। ठीक है, देखिए मूल यानी कि जड़ में जब श्वसन रुक जाता है, ठीक है, जिससे क्या है उनमें वृद्धि रुक जाती है और वे धीरे धीरे मर जाते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मूल में श्वसन रुक जाता है। नेक्स्ट है जल में लवण मिलाने पर। देखिए अगर हम जल में कोई भी लवण मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक, और जब क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है तो जल तेजी से उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? आपको बताना है जो पत्तियां होती हैं जो भोजन बनाती हैं, पत्तियां क्या देखिए पौधे में क्या है? पत्तियां भोजन बनाती हैं। ठीक है, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो पेड़ में यानी कि पौधे में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज के रूप में, सरल शर्करा के रूप में, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में या हरे वर्णक के रूप में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, सरल शर्करा के रूप में। ठीक है, जो भोजन होता है वो सरल शर्करा के रूप में पौधों में संचित हो जाता है, जिससे क्या ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है आपको बताना है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। देखिए एक शिक्षक क्या चाहता है अपने स्टूडेंट से? क्या चाहता है? सेवा चाहता है, वेतन चाहता है, गर्व या छात्राओं का विश्वास। ठीक है, तो कोई भी जो शिक्षक होता है वो क्या अपने मतलब स्टूडेंट यानी छात्रों से विश्वास माना जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा, छात्राओं का विश्वास चाहता है। नेक्स्ट, परिकल्पना को बार बार परीक्षा करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, सिद्धांत है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। आपको बताएं सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठियाँ, श्रुत लेख में दिया गया कार्य, विचार गोष्ठियाँ कार्य योजना या व्याख्यान श्रुत लेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ये क्या है? सबसे अच्छी शिक्षा विधि मानी जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है अगर हमें अपने देश के भोजन की सांस्कृतिक विधियां पढ़ानी है अपने स्टूडेंट को, यानी 4th क्लास के स्टूडेंट को? तो आपके ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। सेकंड ऑप्शन है आपका अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें, या फिर विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें, या फिर विद्यार्थी से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट दें। ठीक है, देखिए आज हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम उसके बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में ढूंढेंगे, लिखेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? सेकंड वाली। नेक्स्ट आपको बताना है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताना जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है? मूल शीर्ष में होता है, परागकणों में होता है, तने में या परागकोश में? तो जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो परागकणों में होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, परागकणों में। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए जब हम अचार को जार में भरते हैं
ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम जार को धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं। ये देखिए, उसको हम इसलिए अच्छे से सुखा लेते हैं कि जिसमें जो जार में जो भी नमी है वो सूख जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, और जिससे कि अचार मतलब हमारा खूब लंबे समय तक चले और ख़राब ना हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, थर्ड वाला हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए अगर हम नमी होगी उसमें अचार रख देंगे तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्या उसके जार की नमी को हम ख़त्म करने के लिए उसको धूप में सुखाते हैं, और जिससे कि हमारा अचार लंबे समय तक चले। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेपेंथस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाते हैं। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। आपको बताना, जो नेपेंथस पौधा है वो हमारे देश में किस राज्य में पाया जाता है, असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, मेघालय में। ठीक है, नेपेंथस जो पौधा है वो मेघालय में पाया जाता है। नेपेंथस क्या है, ये एक कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी। ठीक है, जो देखिए जो कीटों को खाता है, जो कीटों छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जो खाता है उसे कीटभक्षी पौधे बोलते हैं। ठीक, तो नेपेंथस क्या भी क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है। ठीक, जो कि मेघालय में पाया जाता है। ये आपके पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।